सो हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है आपकी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो आपको सीखना है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, हाँ जी। तो टेंशन मत लेना किसी बात की, क्योंकि ये पूरी सीरीज उसी के लिए है। ठीक है, बस आपका ये याद है सेमेस्टर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप बीकॉम प्रोग्राम में हो या फिर बीकॉम ऑनर्स में हो, दोनों के लिए ये जो सीरीज है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। बस आपका सेमेस्टर को होना चाहिए 1 वाला होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है क्या, जो आपने अच्छा जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने तो पहले से लगातार सीख के आ रहे हैं। मतलब कि जो 11वीं क्लास में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, वही पूरी बुक है आपकी इसमें भी फर्स्ट ईयर में। तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार रिवीजन के थ्रू आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या फिर जो साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना कोर्स जो है वो चेंज किया है, मतलब कि आप बीकॉम में आए हो, तो भाई आपके लिए थोड़ा सा नया है। इस वजह से मैं कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से लेकर चलूं, बेसिक से, जैसे 11वीं क्लास को पढ़ाते थे वैसे ही आपको पढ़ा के चलूं, ताकि आपको हर एक चीज जो है समझ में आ जाए। ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया, मतलब 2-3 वीडियो बनेंगी, लेकिन छोटी वीडियो रहेंगी। तो टेंशन मत लेना, आपको भी सोचोगे कुछ ज्यादा ही बड़ी वीडियो हो गई। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो आपको अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट सीखने और कुछ बातें सीखनी है जो कि आपके अकाउंटिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगी। यानी कि बेसिकली अकाउंटिंग जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी कि कंप्यूटर पे आपको डाटा एंट्री करनी पड़ती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको कुछ कंसेप्ट पहले से पता होने चाहिए कंप्यूटर पे बैठने से पहले। ठीक है, और वही छोटे कंसेप्ट हैं जो थ्योरी के फॉर्म में आपको स्टार्टिंग में सिखाया जाएगा, केवल पहली यूनिट में। मतलब स्टार्टिंग जो 3 चैप्टर हैं, उस 3-4 चैप्टरों के अंदर आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, सवाल आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, सब चीज करना पड़ेगा। तो फिलहाल चालू करते हैं अब भाई बेसिक से, क्योंकि पहले ही चैप्टर है। पहले चैप्टर में लगभग 2-3 वीडियो देखूंगा मैं, चलते काट करके बनाऊंगा, क्योंकि एक बोर्ड के अंदर सारे कंसेप्ट नहीं बता सकते। बहुत बड़ी अकाउंटिंग, ठीक है, बच्चों को पूरा 1 साल लगता है 11वीं क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने में, आपको फिर भी जल्दी मिल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात आती है भैया अकाउंटिंग होती क्या है। जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है? कुछ नहीं सर, मोह माया है। क्या ये मोह माया? वो कह रहा त्याग दे फिर। नहीं भाई, त्यागना नहीं है, मोह माया है सर। हम इसमें रह रहे हैं ना, कौन से कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग में मोह माया को ही पकड़ के रखना होता है। ठीक है, तो इसलिए त्याग नहीं सकते इसे, बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल शुरू करते हैं बकवास करने के बाद में। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इट इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है रिकॉर्ड करने की। आपको पता है ना, मैंने अभी भी बताया अकाउंटिंग किस जगह पे काम आती है। कॉमर्स की फील्ड में क्या करना होता है कि हमें जितने भी बिजनेस के होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। सिंपल है ना, वही बता रहा था मैं। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की आर्ट है, कला है, आपको आनी चाहिए कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफाई और समराइजिंग किया जाए, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा जाए, यानी कि उनमें क्या होते हैं सिमिलरिटीज के हिसाब से और उनकी डिसिमिलरिटीज के हिसाब से उनको अलग अलग विभाजित करना, बांटना। ठीक है, रिकॉर्ड करना है और उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना है इन एक सिग्निफिकेंट मैनर, और एक अच्छे तरीके से उनकी क्वालिटीज को देखते हुए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए? जैसे मनी के फॉर्म में ट्रांजैक्शन बांटना। ट्रांजैक्शन अलग अलग होते हैं ना, एक होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन, एक होते हैं क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेन देन, पहला मैंने एक कार परचेज करी, ठीक है, 10 लाख रुपए की, और दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने एक आपसे कार ले ली और बदले में आपको एक घर दे दिया, अपनी एक बिल्डिंग दे दी। तो यहां पे हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मनी की फॉर्म में आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कार खरीदी 10 लाख की, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कार आपसे ली है और आपको बिल्डिंग दे दी है बदले में, तो मेरे को नहीं पता कि मैंने कितने में बिल्डिंग बेची और मेरे को नहीं पता कि मैंने कार कितने में खरीदी। तो इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग के अंदर केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनकी वैल्यू हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर इनकी वैल्यू भी मनी में कैलकुलेट कर सकते होते, जैसे कि 10 लाख की कार थी और 10 लाख की ही बिल्डिंग थी, तो हम लिख देते, लेकिन अभी इन्होंने बताया नहीं इनकी मनी वाली वैल्यू, तो इस वजह से हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब आपको जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर मनी के अलावा भी, जैसे कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कोई ट्रांजैक्शन है या फिर कोई इवेंट है, तब भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल की आप डेट भी रिकॉर्ड करते हो। मान लो कार से हमने कार खरीदी थी, तो हमने पेमेंट करी है, हमने 1 दिन बाद मतलब 3 तारीख को हमने कार की पेमेंट कर दी, वो भी चेक से, वो भी कितने की? 10 लाख रुपए की। अब मान लो कोई बंदा आया, वो बोला भाई मेरे को तो चेक मिला ही नहीं, ये चेक है भाई, CHEQUE, ठीक है, हाँ जी, वो बंदा कहता है कि मेरे को तो चेक मिला ही नहीं, तो फिर आप दिखा सकते हैं आराम से, देख लो ये एंट्री है और ये स्लिप है जो मैंने आपको पेमेंट करी है, ये हमारा चेक था। मतलब ये भी इवेंट को भी रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग कि किस तारीख को किस टाइम पे मतलब ये इवेंट हुआ था। ठीक है,
विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब कि जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें, फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि पैसों की उसमें वैल्यू प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जा सकता है उस चीज को, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर ओन। और इसके बाद ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद, डाटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद हम डाटा जो होगा उनको इंटरप्रेट कर देंगे, यानी कि दिखा देंगे किसको, जो भी हमारे बॉस होंगे या फिर जिसको भी फाइनेंशियल पोजीशन जानने की जरूरत होगी या फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। सिंपल है ना। यानी अकाउंटिंग क्या है, एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, यानी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद बिजनेसमैन को शो किया जाता है, हाँ जी आपके बिजनेस में इस साल इतना प्रॉफिट आया और इस साल इतना लॉस हो गया, इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है और इस तरीके से आपको बिजनेस को संभालना है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी। तो बस इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटेंट होते हैं वो खाली बिजनेस को संभालना ही नहीं, मतलब बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उस पर एनालाइज करना, सब चीज करना सीखते हैं। आसान था, मुश्किल था? कोई दिक्कत नहीं। बस ये छोटी सी डेफिनेशन थी और मैं बता रहा हूं डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी नहीं। हाँ, वो अलग मैटर करता है कि कहीं ना कहीं आप लिख दोगे, यूज कर लोगे इसका, लेकिन एक नंबर में क्वेश्चन जल्दी से आते नहीं एग्जाम्स में। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल उसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए। शुक्र है। अब सुनिए, मैंने बताया अकाउंटिंग के अंदर हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कॉपियों में नहीं, वो भी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, वैसे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो इसी पे समझाना पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो हम डाटा, मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी कहां पे, कंप्यूटर के अंदर। सिंपल ना। ठीक है, लेकिन क्या हर बार डाटा को कंप्यूटर में ही रिकॉर्ड किया जाता था? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बनिए को जानते हैं, परचून की दुकान वाले, है ना, जो रिटेल स्टोर वाले होते हैं, तो रिटेल स्टोर वाले सारे क्या कंप्यूटर पे डाटा एंट्री रखते हैं या फिर जीएसटी बिल काटते हैं या फिर एक्चुअल में स्लिप देते हैं? नहीं। अगर आप लोकल मार्केट में घूमोगे, आसपास के गांव के इलाके में जाओगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर दुकान वाले जो होते हैं वो ओरिजिनल बिल देते नहीं है। हाँ, वो आजकल तो पेटीएम का सिस्टम आ गया कि आपको इनवॉइस मिल जाता है बगल में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर दुकान वाले अभी भी कैश वाली ट्रांजेक्शन करते हैं और जिसके अंदर आपको चीजों का बिल जल्दी से नहीं मिलते, छोटी छोटी चीजों के बेसिकली, तो उनके बिल आपको नहीं मिलते। तो उस टाइम पे वो लोग भी तो हिसाब किताब रखते हैं ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दुकानदार, तो वो लोग उस टाइम पे हिसाब किताब कैसे रखते हैं? वो एक पर्ची बना के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं बुक। एक पेपर में, एक कागज के अंदर, एक किताब के अंदर वो बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि बुक क्या करते हैं, वो कीपिंग करते हैं, वो अपने साथ बुक रखते हैं। आसान है? हाँ जी। उसमें लिखते हैं जैसे कि मकान नंबर 818 मकान नंबर वाले ने एक चलते हैं, एक ले लिया 1 किलो चीनी उधार लेके गया यूं। ठीक है, 1 किलो चीनी उधार लेके गया, उसके बाद 2 किलो मैदा लेके गया उधार, या फिर 5 किलो शुगर। वो कह रहा चीनी शुगर एक ही बात होती है, तुम्हें पता है ना, अंग्रेजों को तो नहीं पता ना। ठीक है भाई। हाँ जी। इसके अलावा 2 किलो वो लेके गया, क्या लेके गया, चने मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से वो लिख के रखते हैं कि क्या बंदा, मतलब कौन से घर का बंदा कितना उधार लेके गया है। फिर अगले पेज पे अगला हिसाब रखते हैं कि भाई इस बंदे ने इतना हमसे उधार लिया है। सिंपल है ना। हाँ जी। तो ये लोग कौन करते हैं? ये लोग आसपास के जो लाला वाला लोग होते हैं ना, वो लोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और अब हमें क्या करना है? अब हमें अकाउंटिंग करनी है। अब हम किसी बड़ी कंपनी में लग गए हैं और वो छोटी छोटी दुकानों वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमको बड़ी कंपनी में रिकॉर्ड करना है वो सब चीजें। तो अकाउंटिंग के अंदर ये बड़े लेवल पे आ जाती है। इसके अंदर आपको सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करनी है, सबका हिसाब किताब रखना है ताकि एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके। जैसे इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो कितनी बार चीनी लेके गया, वो कितनी बार क्या बोलते हैं दूध लेके गया, वो पता ही चलेगा। देखो जैसे यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, चीनी एक बार लेके गया 1 किलो, फिर एक बार लेके गया 5 किलो, तो अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग में जो है ना, कंप्यूटर में सारी चीजें फीड है, तो एक बार जैसे ही आप सर्च करोगे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है कि चीनी वो कितनी बार लेके गया, कौन सी तारीख को लेके गया, टोटल कितने रुपए की चीनी लेके गया। आसान। तो इस तरीके से इससे एक और फायदा होता है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में से क्या माल गया और कितने बार गया। ठीक है भाई। हाँ जी। तो आगे चलते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग जो होती है वो कंप्यूटर पे बड़ी बड़ी कंपनियां रिकॉर्ड करती हैं, आजकल छोटे छोटे लोग भी करने लगे कंपनियां। ठीक है। उसके बाद बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग जो छोटी बनिए दुकानदार वो होते हैं जो अपनी कॉपी पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। हाँ, वो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती है, वो क्या बोलते हैं एक्चुअल में ठीक से काम नहीं कर पाती है, इसलिए हम अकाउंटिंग लेके आए ब्रॉडर लेवल के लिए। ठीक है। तो बात करते हैं वहीं पे स्कोप यानी कहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप होता है बुक कीपिंग का, ये नैरो स्कोप होता है। ज्यादा बड़ी बिजनेस है, ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं तो फिर वहां पे हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब बुक कीपिंग को यूज नहीं कर सकते। वहीं पे छोटे एरिया, सॉरी बड़े एरिया के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग बड़े एरिया के लिए काम करती है। डिसीजन मेकिंग मतलब आगे हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए, दोबारा इसी तरीके से माल बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, ये सब बनाने में हेल्प कौन करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती अकाउंटिंग,
सॉरी बुक कीपिंग हेल्प नहीं करती, क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर ज्यादा सिस्टमेटिक तौर पे रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं। वो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं कि उधार इतना सामान लेके क्या, चाहे तो कहानी लिख दे पूरी, चाहे ऐसे रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, वो उनकी मर्जी होती है कैसे रिकॉर्ड कर ले। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्प नहीं करते, बल्कि जो अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना प्रॉफिट और लॉस है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है, या फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है। जैसे अगर आपने शार्क टैंक देखा हो, वहां पे पूछते थे ना नेट प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ये सब चीजें कैलकुलेट करने में आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है, बुक कीपिंग हेल्प नहीं करती। स्किल्स और नॉलेज, किस काम को करने के लिए ज्यादा स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप देखोगे बुक कीपिंग तो कोई भी कर सकता है आराम से, खाली रिकॉर्ड ही तो करना है, खाली इतना सामान आया इतना सामान गया। तो इसके लिए ज्यादा स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे तभी तो आप सीख रहे हो अकाउंटिंग के लिए, ठीक है, स्किल्स और नॉलेज। आगे चलते हैं। पर्सन, जो इंसान बुक कीपिंग का काम करता है, काम संभालता है या फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे बोलते हैं हम बुक कीपर। और जो इंसान अकाउंटिंग का काम करता है, जो भी इंसान ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग में कंप्यूटर में, तो उसको बोला जाता है अकाउंटेंट। आसान था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस भाई, तो आपने दो कंसेप्ट सीख लिए, पहला अकाउंटिंग की डेफिनेशन और दूसरा आपने सीखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। आगे चले, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तीसरी चीज, डबल एंट्री प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग जो है ना, देखो जो बुक कीपिंग है वो यूज करती है सिंगल एंट्री सिस्टम को। किसको? सिंगल एंट्री सिस्टम को, कि एक बार एंट्री कर दो बहुत है। जैसे कि लालू यादव चीनी लेके गया तो लिख दिया हमने लालू यादव चीनी लेके गया, ठीक है, हाँ जी, तो एक बार रिकॉर्ड कर दिया, बहुत काम खत्म है। लेकिन अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये यूज करता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या फायदा होता है, एक ही चीज को हम दो बार रिकॉर्ड करते हैं, दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या एक्चुअल में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने माल बेचा, हमने सेल किया कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास तो प्रोडक्ट गया, कितने का प्रोडक्ट गया, मान लेते 10,000 रुपए का प्रोडक्ट गया, तो ये हमारे पास से चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस हो गया, क्योंकि हमारे पास से प्रोडक्ट गया 10,000 रुपए, तो हमारा 10,000 का नुकसान हो गया। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कैश भी तो आया होगा, पैसा भी तो आया था, हाँ मान लेते बैंक में पैसा आ गया, तो दोनों की बात है, तो पैसा भी तो आया हुआ, तो ये चीज प्लस हो गई। तो हम रिकॉर्ड करते हैं इन दोनों एंट्रियों को। सुनना, अगर वो दुकानदार होता, दुकानदार क्या रिकॉर्ड करता, बस खाली हमने सामान बेचा, वो ये रिकॉर्ड नहीं करता कि 10,000 रुपए आई सामान बेचने पे, वो केवल एक एंट्री करता सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कि हमने 10,000 का माल बेचा। लेकिन हम यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए हम दो बार एंट्री करेंगे, पहले पास से हमारे पास क्या गया और हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों चीजें, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय आप कुछ दोगे तभी तो बदले में कुछ मिलेगा, हाँ जी, और दोनों की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो ट्रांजैक्शन हो पाता है फुलफिल। तो अगर आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट बेचा है तो 10,000 रुपए आपके पास आए भी होंगे, और आपके पास कोई चीज जा रही है तो दूसरी चीज कोई ना कोई चीज आएगी। इसी ट्रांजैक्शन को, इसी तरीके को बोला जाता है डबल एंट्री प्रिंसिपल। आसान है भाई, हाँ जी। Modern system of accounting is known as double entry system। मतलब मॉडर्न सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग के हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। मतलब आपको डबल एंट्री सिस्टम सीखना है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं सीखना। तो अगर कोई बोले भैया सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ पे होता है, तो वो बुक कीपिंग के अंदर होता है। क्या हम सिंगल एंट्री सिस्टम सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम है चैप्टर 1, मैं उसमें सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग के अंदर, बुक कीपिंग के अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे होता है, इसी बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस क्या इस पे रहेगा, बुक कीपिंग पे, सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं, हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, अकाउंटिंग के ऊपर, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें आगे जाके काम करना है ना अकाउंटेंट की तरह। फिलहाल शुक्र है भाई, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले की और इस रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं, तो जाने से पहले आपको कुछ होमवर्क के तौर पे देने से पहले आपको कुछ रूल सिखा देता हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। होमवर्क जरूरी है ना भाई, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे वैसे तैयारी भी करनी पड़ेगी आपको। चलो, जैसे मैंने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम हमेशा ये वाला रूल फॉलो करके चलता है, क्या, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। अब ये रूल समझने से पहले आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि क्या होता है। सुनिए, सबसे पहला वर्ड होता है एसेट। एसेट्स, एसेट्स मतलब होता है संपत्तियां। क्या होता है? संपत्तियां। भाई मैं मानता हूं मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो अगर आपको किसी को समझ में ना आ रहा हो तो सुन लेना, मैं बोल भी रहा हूं क्या चीज लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से लिख लेना शांति से, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्तियां। संपत्तियां मतलब क्या चीज, एसेट्स मतलब वो चीजें जो हमको पैसा कमा के देती हैं। क्या कमा के देती हैं? पैसा। डॉलर बना दिया, रुपए।
एसेट्स क्या होता है? ऐसी चीजें जो हमको पैसा कमा के देती है, उन सभी चीजों को बोला जाता है एसेट्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा मार्कर क्या मेरे को पैसा कमा के दे रहा है? हाँ जी, मैं इसी से पैसा कमा रहा हूँ क्योंकि लिखना पड़ रहा है और इसी से मैं रिकॉर्ड करके आपसे पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे मेरा फोन, मेरे को फोन जो है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ जी, तो ये भी मेरे को पैसा कमा के दे रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड कर रहा है, इसी की वजह से यूट्यूब चैनल पे वीडियो डलती है और ये पैसा कमा रहा हूँ। जैसे बोर्ड, ये भी मेरी एसेट बन गई क्योंकि ये भी मेरे को पैसा कमा के दे रहा है। यहाँ पे कुर्सियां जो रखी हुई हैं बच्चों के बैठने के लिए, ये भी मेरे को पैसा कमा के दे रहे हैं। पंखे जो रखे हुए हैं, लाइटें जो लगी हुई हैं, ये चीजें मेरे को पैसा कमा के दे रही हैं। तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या बन गई? एसेट। समझ में आया? जिसको मैं बोल सकता हूं संपत्तियां। भैया क्या संपत्तियां यही चीज होती है? नहीं, और भी चीज होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग, अगर मेरे पास घर है, बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या बन गई? एसेट, क्योंकि उससे मैं पैसा कमा सकता हूं, किराए पे चढ़ा के या फिर किसी भी तरीके से मैं उस बिल्डिंग से पैसा कमा सकता हूं। सिंपल है, जिसे हम रेंट वेंट बोलते हैं, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? एसेट। बिल्डिंग क्या बन गई? एसेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मशीनरी मतलब हाँ जी, जिस मशीन से मैं प्रोडक्शन करता हूं, तो मशीन जो होते हैं बिजनेसमैन के लिए क्या बन जाती है? एसेट, क्योंकि उस मशीन का यूज करके वो क्या कमाता है? पैसा कमाता है। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, मैं बता रहा हूं, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं, संपत्तियों की, पत्नियों की नहीं, संपत्तियों की। समझ में आया? तो संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो पैसा कमा के देती है। भैया वो भी तो पैसा कमा के देती है। मैं कह रहा हूं, मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूं, पत्नियों की नहीं कर रहा। समझ में आया? हाँ जी, तो संपत्तियां क्या होती है? ऐसी चीजें जो पैसा कमा के दे आपको। दूसरी चीज मशीनरी, बिल्डिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीजें सर, फैन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, मतलब हर वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, जिसको बेचने से पैसा आएगा आपके पास। जैसे मेरे कपड़े हैं, अभी इन कपड़े को बेचूंगा तो पैसा मिल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? वो कह रहा है तुम्हारे कपड़े को कोई नहीं देगा। मतलब अगर मान लो मैं शाहरुख खान हूं, तो शाहरुख खान एक बार कपड़े पहने में बेचेगा तो पैसा तो मिलेगा, है ना भाई? खरीद लेंगे लोग। तो इसी तरीके से वो सारी चीजें क्या बन गई उसके लिए? एसेट्स। ऐसी चीजें जिससे पैसा मिलता है वो एसेट होती हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन, दूसरे तरीके से, ऐसी चीजें जिसको देखने से मिलती है खुशी, वो क्या होती है? संपत्तियां। वो कह रहा भैया उनको देखने में से खुशी मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मैं बात कर रहा हूं पत्नियों की नहीं, मैं बात कर रहा हूं संपत्तियों की। संपत्तियां मतलब एसेट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई? हाँ, तो एसेट्स पे फोकस करो, संपत्तियों पे फोकस करो, पत्नियों पे नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई? तो संपत्तियां क्या होती है? ऐसी चीजें जिसको देखने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो जैसे कि बिल्डिंग, अब मैं अपना घर देख रहा हूं जाके, मेरे को खुशी मिल रही है क्योंकि मेरी बिल्डिंग खड़ी है। अब मान लो किसी दिन मैं आया सेंटर पे और मैंने देखा सारी की सारी कुर्सियां गायब है, जो बच्चे पढ़ने आए थे वो कुर्सियां लेके भग गए, तो मेरे को बहुत दुख लगेगा ना? हाँ जी, तो कुर्सियां देख के भी शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है ना भाई? तो इस तरीके से खुशी मिल रही है। तो जब भी मेरे को किसी चीज को देख के खुशी मिलती है, वो मेरे लिए क्या बन जाती है? एसेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे चेयर हो, चाहे पेन हो, चाहे मार्कर हो, चाहे मेरे सर के बाल हो, चाहे ये ट्राइपॉड हो, चाहे क्या बोलते हैं फोन हो, चाहे स्टैंड हो, चाहे पंखे, टेबल, लाइट, कुर्सी, कुछ भी। तो हर वो चीज क्या होती है? एसेट, जो हमें पैसा कमा के देती है और खुशी प्रोवाइड करती है। बस एक चीज क्या कि वो नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए, क्योंकि लिविंग थिंग को हम बेच नहीं सकते ना, तो वो क्या होनी चाहिए? नॉन लिविंग थिंग। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, तो जो आप पूछ रहे थे बार बार पत्नियां, वो यहां से हट चुका है, कैंसिल हो चुका है। एसेट्स समझ में आ गया भाई? चलो थोड़ा सा और बता देते हैं। एसेट्स मतलब संपत्तियां, पत्नियां नहीं, संपत्तियां। संपत्तियां दुनिया में कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। पहली संपत्ति होती है फिक्स्ड एसेट। कौन सी पत्नियां? अरे यार, कौन सी संपत्तियां? जो फिक्स्ड एसेट होती हैं, यानी कि जो स्थिर रहती हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब स्थिर संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, लंबे समय तक आपका साथ निभा के चलती हैं, कभी धोखा नहीं देंगी आपको। संपत्तियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, ऐसी संपत्तियां जो आपके साथ हमेशा फिक्स रहती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक आपका साथ निभाती हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? फिक्स्ड एसेट। एग्जांपल के तौर पे वो नाम ले रहा अपनी वाली का। अरे यार तुम कैसे बच्चे हो? हाँ जी, फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगी। एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग 10-20 साल चलती है आराम से। अरे BUILDING, ठीक है? ऐसी एसेट जो लंबे समय तक साल निभाएंगे आपका। जैसे मशीनरी 10-20 साल तक चलती है हमेशा, है ना? हाँ जी, जैसे कि फर्नीचर 10-20 साल तक चलता है। इस एसेट को बोला जाता है फिक्स्ड एसेट। दूसरी होती है छोटी सी, चुलबुली सी, तुरंत ही छोड़ के चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट की तरह बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे इसे? करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? इसे बोलते हैं हिंदी में चालू संपत्तियां। कह रहा है भैया नाम भी ऐसे रखे तुमने। हाँ भाई, चालू संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो जल्दी से छोड़ जाती हैं, धोखा दे जाती हैं, है ना भाई? वो कह रहा है मेरी एक्स। कुछ और टॉपिक नहीं मिला तुम्हें? हाँ जी, तो चालू संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो जल्दी छोड़ जाती हैं, धोखा दे जाती है। जैसे मार्कर ज्यादा चलेगा नहीं, 1-2 महीने चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जैसे क्या हो गया? मार्कर, या फिर पेन लिख दो आप आराम से, ठीक है? तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, शार्पनर हो गया, ठीक है? या फिर और क्या हो गया? जो भी 1 साल से पहले आपको छोड़ के चली जाती हैं। हाँ जी, और क्या हो गया? जैसे कि चेयर। हाँ जी, यहाँ पे बच्चे तोड़ देते हैं यार, 4 टांगे भगवान ने दिए,
चेयर की, इंसानों की नहीं। 4 टांगे भगवान ने दिए, बच्चे फिर भी आते हैं 2 टांगों में बैठते हैं, आगे से 2 टांगे उठा लेते हैं चेयर की, पीछे मुंह टेक के पूरा, क्या बताएं, टैलेंटेड मानस है ना। तो पेन, चेयर, ये सब क्या होती है हमारे लिए? करंट एसेट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बात आती है दूसरी चीज, वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? स्टार्टिंग देखो, एक बता देता हूं, सुनिए। एक बार होता है बिजनेसमैन, कौन होता है? बिजनेसमैन, और एक होता है बिजनेस। तो दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं, एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस। तो बिजनेसमैन एक दिन आराम से सो रहा था, सोते सोते बिजनेस, जो बिजनेस है उसका बिजनेस, वो उसके दिमाग में आया। कहता है बिजनेसमैन से, सर मैं आपका एक आइडिया हूं, एक दिमाग हूं, और मैं चाहता हूं बिजनेस करना, बिजनेस ओपन करना, ठीक है, जिससे हम दोनों मिलकर प्रॉफिट करेंगे और अंदर पैसा छापेंगे। बस उस बिजनेस को करने के लिए मेरे को आपसे चाहिए 10 लाख रुपए। बिजनेस कहता है बिजनेसमैन से, मैं चाहता हूं बिजनेस ओपन करना क्योंकि मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, और उस बिजनेस को करने के लिए मेरे को कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को वो 10 लाख रुपए देगा या नहीं देगा? दे देगा, क्योंकि अगर देगा ही नहीं तो फिर वो काय का बिजनेस है क्या फिर वो, ठीक है, बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो बिजनेसमैन बिजनेस चालू करते समय अपने बिजनेस को जितना भी पैसा देता है, यानी बिजनेस में अपने जितना भी पैसा लगाता है, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। स्टार्टिंग में बिजनेसमैन ने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया, उस पैसे को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल, पूंजी। आसान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिजनेसमैन एक चीज कहता है कि मैं तेरे को कैपिटल दूं क्यों, ये 10 लाख रुपए क्यों दूं? ये पैसा अगर मैं बैंक में जमा करता हूं तो बैंक वाले मेरे को देंगे इंटरेस्ट, देंगे नहीं देंगे? देंगे ना, ठीक है। तो बैंक वाले मेरे को इंटरेस्ट देंगे उस पे, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है पैसे जमा करने से, आपको नहीं पता हो तो सॉरी, ठीक है। तो बैंक में अगर पैसे जमा करूंगा तो मेरे को मिलेगा उस पे इंटरेस्ट, लेकिन आपको पैसा देने से क्या होगा? आपको पैसा देने से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो बिजनेसमैन से बिजनेस कहता है कि अगर आप हमको कैपिटल देते हो, स्टार्टिंग में बिजनेस चालू करने के लिए पैसा देते हो, तो हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो तो आपका ही होगा। वो कह रहा है बदले में लॉस भी दो, अगर कुछ हुआ तो मेरे को झेलना पड़ेगा। वो कह रहा है बात भी सही है। चलो, वो कहता है प्रॉफिट के साथ साथ हम एक चीज और देंगे, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही अगर आप हमारे पास पैसे जमा करते हो तब हम भी आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आपकी कैपिटल पे, आपके पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो कह रहा है तो फिर मैं बैंक में जमा कर दूंगा, अगर तू भी उतना ही देगा जितना बैंक वाले देते हैं। वो कह रहा है प्रॉफिट भी तो मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और एक चीज और, आपको मिलेगी ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब आप बन जाओगे बिजनेस के मालिक। तो बिजनेस जो है, जो भी काम करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो आपके हिसाब से करेगा। जैसे अगर बैंक वाले कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या उन्हें रोक सकते हो? नहीं जी, ये पैसा यहाँ पे जाके डूब जाएगा, मेरा पैसा यहाँ पे मत इन्वेस्ट करो, नहीं बोल सकते ना। आप अपने हिसाब से नहीं कमा सकते। लेकिन यहाँ पे बिजनेस के अंदर आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो बिजनेस में सामान किसी और को बेच सकते हो, चाहो तो एक्टिविटी को रोक सकते हो किसी भी। एक तरीके से आप बिजनेस के मालिक हो, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। यानी कि आप चाहो तो अपना प्रॉफिट बढ़वा सकते हो, आप चाहो तो प्रॉफिट अपना घटवा सकते हो, आपके हिसाब से बिजनेस जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। और इससे अगर आपने बिजनेस अच्छे तरीके से चलाया तो बनेगी आपकी गुडविल। क्या बनेगी? गुडविल। ये मैंने GW लिखा हुआ है, मतलब गुडविल मान लेना। तो इससे बिजनेस की बनेगी गुडविल। गुडविल मतलब होता है नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब चीजें। ठीक है भाई? हाँ जी, नाम होगा। जैसे टाटा सर का नाम है अभी, क्योंकि उसमें बिजनेस, उन्होंने बिजनेस इतने सारे ऑपरेट कर लिए और सारे के सारे सक्सेसफुल है। तो बिजनेस का नाम बढ़ते बढ़ते आपका भी नाम बढ़ेगा। में अगर मान लो बैंक वाले ज्यादा पैसे कमाता आपके पैसों से, तो क्या आपका नाम बढ़ता? नहीं, आपको खाली इंटरेस्ट मिल जाता उसका। लेकिन ऐसे अगर बिजनेस ज्यादा पैसे कमा रहा है तो इससे ज्यादा आप भी ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो बिजनेस अगर बढ़ता है तो फिर आपकी भी इमेज बढ़ती है, आपका भी नाम बढ़ता है। समझ में? हाँ जी। तो ये बात हो गई कैपिटल की। अगली चीज बात आती है लायबिलिटी। तो भैया ये लायबिलिटी क्या चीज है? लायबिलिटी क्या बोला है? सबसे खतरनाक चीज यही है, लोग इस चीज से ज्यादा डरते हैं। भाई मैं देख लूं सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही? चलो अभी तक तो सही है सारा, थोड़ा सा फोकस। चलो ठीक, हाँ जी, शुक्र है। चलो भाई क्या करें भाई, अकेला बंदा है ना, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीजें। तो लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम दायित्व। क्या बोलते हैं? दायित्व। दायित्व मतलब सरदर्द, या फिर क्या लिख दे, दायित्व आएगा। ठीक है, हाँ जी। दायित्व मतलब क्या होता है? सरदर्द, या फिर जिससे हमने किसी से कर्जा वर्जा ले रखा है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी, सरदर्द। जिससे हमने लोन वोन ले रखा है, एसेट को देख के हम खुश होते हैं ना। दायित्व, लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी चीजें जिसको देख के हम दुखी होते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिनके पास पैसा जाने वाला है, यानी कि वो लोग जो हमसे पैसा लेके चले जाएंगे, वो लोग क्या कहलाएंगे हमारे लिए? लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कुछ पैसा उधार ले लिया, ठीक है, हाँ जी, तो आप मेरे लिए क्या बन गए? लायबिलिटी। मैं जब भी आपको देखूंगा मेरे सर में भसड़ होगी, यार इस बंदे को क्यों ले लिया मैंने इसका उधार, अब इसको वापस देना पड़ेगा। एक सेकंड भाई,
हाँ भाई शुक्र है। और क्या है ना भाई, ट्यूशन यहाँ पे सेंटर चलते रहते हैं, तो पानी वाला आया था पानी देने के लिए ताकि बच्चे प्यासे रह जाएं, तो सब पैसे देने रह गए थे। उसके बाद आया तो तुम्हें लाइबिलिटी यार, वो पास ही पानी डाल के जाता है। अब मेरे सर में बसर हो जाती है यार, इस महीने का फिर दोबारा पैसे देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है लाइबिलिटी। जैसे अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, क्या ले लिया, बैंक लोन, तो बैंक लोन आपके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। कि जब भी आप देखोगे बैंक वालों को यार इसको पैसे चुकाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, सर में दर्द रहेगा जब तक आप चुका नहीं देते उस पैसे को। समझ में आया? जैसे कि क्रेडिटर, अच्छा आपके लिए नया वर्ड है ये। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने आपसे, मतलब आपने जिससे उधार माल खरीद रखा है। जैसे आप मान लो एक सेलर हो और मैं खरीदने वाला हूं, तो मैंने आपसे उधार सामान खरीद लिया, तो मेरे लिए आप जो है वो क्रेडिटर बन गए। मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर, जिस यानी कर्जदार हो गया मैं आपका, मैं आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। समझ में? आपको देख के मेरे को हर बार टेंशन होगी, मैं उधर मुझे करके जाऊंगा भाई यार इससे पैसे, ये पैसे मांग लेगा सामने से। तो क्रेडिटर क्या हो गया, लायबिलिटी हमारे लिए। और वैसे ही उल्टा वर्ड होता है आपके लिए, मैं क्या बन जाऊंगा, डेटर। क्या बन जाऊंगा, डेटर। अच्छा इसमें बी साइलेंट होता है, तो डेटर, डेप्टर नहीं बोलते, डेटर बोलते हैं। तो आप मेरे लिए क्या बन जाओगे उस टाइम पे, डेटर, क्योंकि आपने मेरे को सामान, अपना सामान, प्रोडक्ट जो है वो बेचा है, तो मेरे को आपको पैसे देने थे। तो जब भी आप मेरे को देखोगे आप खुश हो जाओगे कि अब पैसा मिलेगा, और जब भी मैं आपको देखूंगा मैं टेंशन में जाऊंगा, आप पैसे देना पड़ेगा। तो मेरे लिए आप क्या हो, क्रेडिटर, मेरा सर दर्द। समझ में आया? हाँ जी। तो ये क्या होंगी, लायबिलिटी। आपको नहीं कह रहा बुरा मत मानना, कभी तुम बुरा मान जाओ, ठीक है? हाँ जी। तो आप मेरे लिए क्या होंगे, एग्जांपल के तौर पे आप बन गए क्रेडिटर, लायबिलिटी मेरे लिए सर दर्द, और मैं आपके लिए क्या बन गया, एसेट, डेटर। तो भाई यानी मैं आपको पैसा दूंगा, आप खुश होगे जब भी मेरे को देखोगे कि इससे पैसा मिलेगा। तो समझ में आ गया भाई? हाँ जी। तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। अब खुद देख लो ना, हमेशा मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम में हम हर ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया। तो ये बिजनेस जो है वो इस तरीके से रिकॉर्ड करता है, मतलब कि इस तरीके से हिसाब किताब रखता है अपने पास। जैसे रूल्स को हटा देते हैं अभी फिलहाल ये चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच, बिजनेस के पास क्या चीज आई, बिजनेस के पास आया पैसा, तो वो एसेट के अंदर लिख देगा। एसेट मतलब क्या होता है, बताया था ना, संपत्तियां, जैसे कैश जिसके पास में पैसा आता है, तो कैश भी तो एसेट है। कितने रुपए आए कैश हमारे पास, 10 लाख रुपए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 लाख रुपए आए हमारे पास। समझ में आया? ठीक। और वहीं पे कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि बिजनेस के पास पैसा आया तो कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बस वही कैपिटल बढ़ गई, कितने से, 10 लाख रुपए से। बिजनेस के लिए ये पैसा क्या होता है, कैपिटल होता है ना, बताया था बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया वो कैपिटल होती है 10 लाख। तो आप देखोगे दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और ट्रांजैक्शन लेते चलते हैं। मैंने किसी से उधार माल खरीदा, तो परचेज किया, मैंने सामान क्या खरीदा, परचेज किया। कितने का सामान, 10,000 रुपए का सामान, वो भी उधार खरीदा है। तो मेरे पास क्या चीज आई, तो मेरे पास आई एसेट मेरी, यानी कि स्टॉक। स्टॉक भी आ गई ना, एसेट ही तो होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब माल, जो भी हमने सामान खरीदा, कितने का, 10,000 रुपए का। तो एक तो एसेट बढ़ गई हमारे पास क्योंकि स्टॉक आया, और एक चीज मेरी बढ़ गई लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जिसको मैं पैसा दूंगा, चुकाऊंगा, 10,000 रुपए जिसको देने हैं, क्रेडिटर जिसे बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसको पैसे देने पड़ेंगे मेरे को। तो क्रेडिटर बढ़ गए कितने से, 10,000 रुपए से। तो आप देखोगे हमेशा ही एसेट वाली साइड हमेशा बराबर होती है किसके, कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। यानी अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास कितने की संपत्तियां हैं, एक तो कैश है 10 लाख रुपए और 10,000 रुपए स्टॉक है, यानी मेरे पास जो संपत्ति है वो है 10,10,000 रुपए की, और वहीं पे कैपिटल कितने की है, 10 लाख की, और वहीं पे क्रेडिटर कितने के हैं या फिर लायबिलिटी कितने की है, 10,000 की। आसान है। इस तरीके से बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। आसान था, मुश्किल था भैया? बहुत ज्यादा टॉपिक हो गया, बहुत ज्यादा सीख लिया हमने। चलो एक छोटा सा टॉपिक लास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, क्योंकि एक टॉपिक था ना रूल वाला, तो उसी को कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीखते हैं, ठीक है? और जिसको रिकॉर्ड करना था रिकॉर्ड कर लो भाई, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि गलती से भूल गया था मैं, सॉरी। तुम बैक करके 10 सेकेंड तुम वो रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है? बाकी ये रिकॉर्ड कर लेना। शुक्र थे मैं, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। ओम बड़े शुक्र है। हाँ जी, समझ गए ध्यान से। लास्ट टॉपिक रह गया अब रूल्स, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया ना हर ट्रांजैक्शन आप 2 जगह रिकॉर्ड करोगे, तो 2 जगह रिकॉर्ड करने के लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 11वीं वालों ने बेसिक तौर पे पढ़ रखे पहले से रूल्स, लेकिन जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था जिनका, वो उन्होंने नहीं पढ़े होंगे। और जिन्होंने पढ़ रखा है यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया दुगनी स्पीड पे करो। और देखो वो कह रहा है हम देख रहे हैं दुगनी स्पीड पे, अब मेरे को पता है, होशियार तो तुम हो। रूल्स, शुक्र है। मैंने बताया था आपको बिजनेस के अंदर हमेशा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन, है ना?
हिंदी में क्या बोलते हैं, लेन देन। तो बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन करते हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो लेन मतलब क्या होता है, लेन मतलब लेना, आसान है, और देन मतलब क्या होता है, देना। तो बस इन्हीं दोनों जगह पे रिकॉर्ड करना है आपको, क्या सामान आप ले रहे हो और क्या सामान आप दे रहे हो। तो लेना मतलब हम कहते हैं इसे डेबिट, क्या बोलते हैं, डेबिट, और देने को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। आसान है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया ये गलत है। हाँ सच में गलत है भाई, लेने को हम डेबिट नहीं बोलते, देने को हम क्रेडिट नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप बैंक की स्टेटमेंट देखोगे तो फिर उसमें तो उल्टा ही चलता है। जैसे बैंक में जब पैसे जमा होते हैं तो वहां पे क्रेडिट किया जाता है, और बैंक में जब पैसे कटते हैं तो फिर वहां पे डेबिट किया जाता है। तो बैंक थोड़ा सा उल्टा के हिसाब से चलता है, दिमाग तो पैदल है ना थोड़ा सा हमारी तरह, तो उसी तरीके से तो वो उल्टा चलेगा। बेसिकली लेना मतलब डेबिट होगा और देना मतलब क्रेडिट होगा। बेसिकली बस खाली समझाने के लिए बता दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना नहीं होता। ठीक है भाई, हाँ जी शुरू करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट को हम डेबिट नहीं लिखते हर जगह, हम लिखते हैं DR शॉर्ट फॉर्म में, या फिर उसकी जगह यूज करते हैं बाय वर्ड। ठीक है, ऐसे क्रेडिट को हम क्रेडिट नहीं लिखते, हम लिखते हैं CR, और इसकी जगह यूज करते हैं टू वर्ड क्रेडिट की जगह। ठीक है, तो भैया ये देखो CR मतलब होता है क्रेडिट, ये समझ में आ गया क्योंकि CR लिखा हुआ है, लेकिन DR मतलब डेबिट होता है, और R तो इसमें है ही नहीं। DR मतलब होता है डॉक्टर कह रहा है, DR मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। क्या होता है, डेबिट रिकॉर्ड। सेम ऐसी क्रेडिट मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक साइड होगी हमारी डेबिट साइड और एक साइड होगी हमारी क्रेडिट साइड। जो राइट साइड पे होगी आपके मतलब कि सॉरी लेफ्ट साइड पे, जो आपके लेफ्ट साइड पे है वो डेबिट साइड होगी, और जो राइट साइड पे होगी वो क्रेडिट साइड होगी। आसान था इतना, चलो फिर। तो हम हर ट्रांजैक्शन के दो में पहलू हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप खुद सोच के बताओ, हमने परचेज किया है फर्नीचर बाय कैश, हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। तो अब ये सोच के बताओ हमारे पास क्या आया और हमारे पास से क्या गया, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास से जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे परचेज किया हमने फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास आया, कैश में खरीदा है तो पैसा हमारे पास से गया। तो जो चीज आई, जो चीज हमने ली, उसको लिखेंगे हम डेबिट में, यानी डेबिट में क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर। ये तो सही चल रहा है। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे हम कैश, क्योंकि कैश जा रहा है भाई, वो उसकी इंक खत्म हो गई ना धीरे धीरे, तो इंक लाना भूल गया मैं, तो इस फिलहाल इससे कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उस पर दिख ही रहा है साफ तो वैसे है। शुरू करते हैं, चलो। हाँ जी, जैसे कि ये एंट्री होगी पहली, दूसरी एंट्री करते हैं, सोल्ड टेबल बाय बैंक 5,000 रुपए की। हमने टेबल बेची है वो भी बैंक से, कितने की, 5,000 रुपए की। तो फिर इसकी एंट्री कैसे करी जाए, दोबारा सुनिए, हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है बस ये चेक कर लो। हमने टेबल बेची है तो टेबल जा रही है, बदले में क्या आएगा हमारे पास, पैसा, यानी वो भी किसमें, बैंक में। तो लेना में क्या आया, डेबिट में क्या आया, डेबिट में आएगा बैंक बैलेंस, तो बैंक, और क्रेडिट में क्या गया, टेबल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टेबल जा रही है हमारे पास। बस इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। एक कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, जिसको हम बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड, जिसको हम DR से या फिर BY से शो करते हैं, बाय से। एक होता है क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम CR और क्या बोलते हैं 2 से शो करेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो भैया हर ट्रांजैक्शन इसी तरीके से होंगे, नहीं, इनके लिए हमने बना रखे हैं रूल्स। अब चालू करते हैं भाई, रूल्स। इनके लिए हमने क्या बना रखे हैं, रूल्स। तो रूल्स होंगे दुनिया में 3 तरह से, यानी अगर आप अकाउंट सीखना चाहते हो तो आपको ये 3 रूल याद करने पड़ेंगे। ये तो मोस्ट नेसेसरी रूल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो रूल्स जर्नल एंट्री करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको 3 रूल पता होने चाहिए। पहला रूल जो कहता है आप चलोगे हमेशा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। पर्सनल अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें लोगों का नाम लिया जाता है। मतलब अगर कोई भी ऐसी एंट्री है जहां पे नाम आ जाए, जैसे हमने अमित से सामान खरीदा, हमने राजेश को सामान बेचा, जहां पे क्या बोलते हैं सरेंट कंपनी से, तो हमने सामान खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी का नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करेंगे। तो नाम की एंट्री कैसे करी जाएगी, उसके लिए रूल क्या है, तो रूल नंबर 1 क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रूल है, जब भी मैं किसी का नाम लूंगा तो आप ये वाली एंट्री करके दिखाओगे मेरे को। सिंपल है, इसके हिसाब से एंट्री चलेगी, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। जितना मैंने अभी तक सिखाया वो भूल जाओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। बस ये रूल्स आपको घर से याद करके आने हैं, मतलब कल वाली वीडियो करने से पहले आपको ये रूल याद आना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे की सारी एसेट्स आती हैं, बस क्या आती हैं,
एसेट्स, खाली आप एसेट्स को फॉलो करोगे। एसेट्स में क्या क्या चीजें, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, बताया था, बिल्डिंग है ना, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि डेटर और क्रेडिटर, इस तरीके से। तो आप एसेट्स को फॉलो करोगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। एसेट्स का रूल कहता है आप इनके एसेट्स को फॉलो करोगे, और इसके हिसाब से हम क्या रूल फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी चीज आती है उसको डेबिट करो, जो भी चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे यहां पे था ना, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है सामान उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो गिव कर रहा है यानी कि जो दे रहा है सामान, गिवर है जो, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आसान था भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। लास्ट और तीसरा, इसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसके अंदर बस 4 चीजें आप देखोगे। जैसे उसमें था एसेट्स देखोगे सारी सारी, इसमें नाम देखोगे किसी का भी, इसमें 4 चीजें। अगर कहीं पे लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, ये 2 चीजें। अगली, अगर कहीं पे एक्सपेंस हो गया, खर्चा, और या फिर कहीं पे आपने इनकम कमा ली, तो इन 4 वर्डों में से कुछ भी चीज आ रही है तो आप देखोगे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप डेबिट कर दोगे एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितना भी आपको प्रॉफिट होता है, जितनी भी आपको गेन होता है, उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद करने हैं, कल पिटवाएंगे आपको ये पे, ठीक है भाई। तो आपको याद करना है, रूल्स केवल 3 तरह के होंगे। मैं केवल 3 तरह से अकाउंटिंग में सारा काम हो जाएगा, सारी अकाउंटिंग सीख जाओगे। बस आपको ये रूल याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर नाम का यूज होता है, तो उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, जिसके अंदर एसेट्स का यूज होता है, और उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर लॉस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और इनकम का यूज होता है, और उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। आसान था भाई। हाँ जी, पुराने तरीके से में भी, मतलब पुराने जमाने में भी लोग इसी मेथड का यूज करते थे, इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये जर्नल एंट्री करने की, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, ये पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है भाई। तो यहां पे एंड करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो काम है इसका, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपने 11वीं में पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11वीं में अगर आपने नोटिस किया हो, लगातार 3-4 चैप्टर तो थे वो थ्योरी के ही थे, वही सारी थ्योरी हमको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, लगभग क्या बोलते हैं 3 वीडियो की तो खाली पहले चैप्टर का बनेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको वीडियो पर अच्छी लग रही हो तो भाई क्या बोलते हैं, लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और क्या बोलते हैं, जिन्होंने पहले तय कर रखा है, सच बता रहा हूँ भाई साहब, सच बता रहा हूँ, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, दिल से, मतलब कि छोटी उंगली है ना, ये छोटी उंगली के नाखून जो है, इससे भी आपको थैंक यू है अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, पहले से लाइक्स करके, ठीक है। हाँ जी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, कोई नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में, ठीक है भाई। और कुछ बच्चे कहते हैं नोट्स के लिए, तो भाई नोट्स अभी बनाने चालू करे हैं, ठीक है, तो टाइम लग सकता है। अगर चलते हैं आपके मिलने तक, वीडियो मिलने तक आपको नोट्स बन गए होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा महंगे नहीं होते, 100 रुपए के नोट्स होते हैं, ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। थ्योरी कवर होगी, प्रैक्टिकल अलग है, ठीक है। हाँ जी, तो थ्योरी कवर करने के लिए आपको अगर मतलब सारी थ्योरी कवर करना चाहते हो तो 100 रुपए के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लेना एक बार। अगर नोट्स के लिंक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो क्या ही कह सकते हैं भाई, बने ही नहीं होंगे फिर तो, ठीक है। और अगर आपको जेन्युइनली चाहिए तो बता देना एक बार। अगर कमेंट में लिंक नहीं मिला तो कमेंट में बता देना कि भाई क्या बोलते हैं, लिंक डाल दो नोट्स का, अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो कहाँ से करें, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट्स हैं, अगर टैक्स वैक्स लगाया जाए तो फिर चार्जेस लगा के 120 के आसपास के पड़ जाएंगे शायद। आप तक पहुँचते पहुँचते सोचेंगे जितना कम टैक्स लग सकता है, जितना कम चार्जेस लगते हैं, देखें उतना कम लगाएं, लेकिन चार्जेस लगते हैं भाई थोड़े से, तो 120 के आसपास आपको पड़ जाएंगे। ज्यादा महंगे हैं भी नहीं, 100 रुपए तो मामूली बात है। तुम ऐसे एक बर्गर खा लोगे उसी में लग जाते हैं आपको 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे तो लाइफ की बात है, पूरे चलते पेपर की बात है, तो आप आराम से कर सकते हो, मतलब कि कवर हो जाएंगे, आपका सारा थ्योरी का कवर हो जाएगा, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। ये जो सारी चीजें मैंने समझाई हैं उसके अंदर डीपली लिखी होंगी सारी चीजें, ठीक है, नोट्स के अंदर। बस इतना ही है। पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन होंगे जो थ्योरी वाले, वो भी डाल दिया जाएंगे उसके अंदर, नोट्स के अंदर। मतलब बेस्ट तरीके से होता है। अगर आपने नोट्स पढ़ लिया तो आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो आपकी 250 पेज की बुक्स है, खाली 50 पेज में, 60 पेज में हो जाती है कवर। इस तरीके से नोट्स काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। और बाकी और कुछ रह नहीं किया, तो बस आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।
लेना है किसी ने घिया भैया? चलो फिर नोट कर लेना भाई, जिसका नोट करना हो। तो बाय बाय।